नमस्कार। इतिहास को जब हम देखते हैं ना, तो कुछ कहानियां बार बार सामने आती हैं। ये कहानियां हैं बड़े बड़े साम्राज्यों के बनने की और फिर उनके बिखर जाने की। ये सिर्फ राजा रानी की कहानियां नहीं है, बल्कि ये कहानी है पावर की, एम्बिशन की और सबसे बढ़कर वक्त के पहिए की। तो आज हम भारत के कुछ सबसे महान राजवंशों के बनने और बिगड़ने के इसी सफर पर चलेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से बड़े बड़े इतिहासकारों और विचारकों के मन में घूमता रहा है। आखिर सत्ता की ये लहर काम कैसे करती है, जो किसी को एकदम शिखर पर पहुंचा देती है और फिर कुछ समय बाद किसी और को उसकी जगह दे देती है? क्या ये बस किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई गहरा पैटर्न छिपा है? चलिए आज इसी चक्र को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक चीज साफ कर लेते हैं, राजवंश आखिर होता क्या है। डायनेस्टी या राजवंश का मतलब है शासकों का एक ही परिवार, एक ही वंश, जहां पावर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को विरासत में मिलती है। और भारत का इतिहास ऐसे ही ताकतवर परिवारों से भरा पड़ा है। तो आज हम क्या करेंगे? हम कुछ सबसे बड़े राजवंशों के पहले और आखिरी शासकों पर नजर डालेंगे, ये देखने के लिए कि उनकी कहानियों में क्या एक जैसा है। तो हमारी कहानी शुरू होती है प्राचीन भारत से। ये वो दौर था जब ऐसे राजवंशों ने जन्म लिया जिन्होंने आने वाली सदियों के लिए भारतीय उपमहाद्वीप की तकदीर लिख दी। और हमारी ये यात्रा शुरू होती है नंद वंश से। इसकी नींव रखी महापद्म नंद ने, जिन्हें अक्सर भारत का पहला एम्पायर बिल्डर भी कहा जाता था। उनकी सेना इतनी विशाल थी कि पूरे सबकॉन्टिनेंट में उसका जिक्र होता था। लेकिन सोचिए, इतनी जबरदस्त शुरुआत के बावजूद इस वंश का अंत हुआ इसके आखिरी शासक धनानंद के साथ। वो इतना अलोकप्रिय हो गया था कि उसने अनजाने में एक नए विजेता के लिए दरवाजा खोल दिया। और वो विजेता कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। धनानंद को हराकर उन्होंने भारत के सबसे शानदार साम्राज्यों में से एक मौर्य वंश की नींव रखी। ये वो साम्राज्य था जो सम्राट अशोक के दौर में अपने चरम पर पहुंचा। लेकिन जैसा कि होता है, हर शुरुआत का एक अंत होता है, और इस विशाल साम्राज्य का अंत हुआ एक बहुत ही कम ज्ञात शासक बृहद्रथ के साथ, जिसकी हत्या उसी के सेनापति ने कर दी। इसके बाद आता है गुप्त वंश। इसे अक्सर भारत का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज कहते हैं, क्योंकि इस दौर में साइंस, मैथ्स और आर्ट्स में कमाल की तरक्की हुई। इसकी शुरुआत की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने, लेकिन इसका पतन हुआ स्कंदगुप्त के समय, जो लगातार उत्तर से हो रहे हमलों से अपने साम्राज्य को बचाने के लिए जूझते रहे। ये एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे बाहरी दबाव बड़े से बड़े साम्राज्यों को भी कमजोर कर सकता है। मौर्यों के पतन की कहानी भी देखा जाए तो एक नई शुरुआत थी। जिस सेनापति ने आखिरी मौर्य शासक की हत्या की, उसी पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना कर दी। देखिए सत्ता का चक्र कैसे चलता है। और ये सिलसिला देवभूमि के साथ जाकर खत्म हुआ। दक्कन के पठार पर सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की। ये वंश अपने व्यापार और कल्चरल अचीवमेंट्स के लिए जाना गया। इन्होंने सदियों तक राज किया, लेकिन समय के साथ इनकी ताकत भी कम हो गई, और यज्ञ सातकर्णी इनके आखिरी बड़े शासकों में से एक थे। अब थोड़ा दक्षिण की ओर चलते हैं, जहां वातापी के चालुक्य वंश ने अपने शानदार आर्किटेक्चर से एक अलग ही पहचान बनाई, जिसे हम आज भी देख सकते हैं। इस विरासत की नींव रखी थी पुलकेशिन प्रथम ने। लेकिन सत्ता का पहिया तो घूमता है। इस राजवंश का अंत हुआ कीर्तिवर्मन चालुक्य के साथ, और एक नए राजवंश के लिए जगह बन गई। दक्षिण भारत के इतिहास में चोल राजवंश का नाम उनकी नेवल पावर और भव्य मंदिरों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। विजयालय ने इस वंश को एक तरह से दोबारा जिंदा किया और नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। लेकिन अंदरूनी झगड़ों और विद्रोहों के चलते इस महान वंश का अंत अधिराजेंद्र के शासन के साथ हो गया। दंतीदुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की और चालुक्यों को हराकर दक्कन पर अपनी सत्ता जमा ली। उन्होंने कला और साहित्य को बहुत बढ़ावा दिया। लेकिन सदियों के शासन के बाद ये राजवंश भी कमजोर पड़ गया, और इसका अंत इंद्र चतुर्थ के साथ हुआ। एक और शक्तिशाली अध्याय समाप्त। और फिर थे सोलंकी, जिनकी स्थापना गुजरात में मूलराज प्रथम ने की थी। ये एक दिलचस्प केस है। इतिहास में कुछ राजवंशों की शुरुआत तो बड़े जोर शोर से दर्ज होती है, लेकिन उनका अंत बहुत धीरे धीरे और बिना किसी ड्रामे के होता है। ये दिखाता है कि कैसे समय के साथ सत्ता बस धुंधली पड़ जाती है। चलिए अब समय में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और दिल्ली सल्तनत के दौर में चलते हैं। ये वो समय था जब सत्ता का सेंटर दिल्ली बन गया था, और यहां से एक के बाद एक कई राजवंशों ने हुकूमत की।
दिल्ली सल्तनत का पहला चैप्टर लिखा गुलाम वंश ने, जिसकी नींव रखी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कमाल की बात है ना, एक शख्स जो कभी गुलाम था वो सुल्तान बन गया। ये पावर और सोशल मोबिलिटी की एक जबरदस्त कहानी है। लेकिन ये वंश खत्म हुआ मुइजुद्दीन कैकबाद के साथ, जो एक युवा और कमजोर शासक था, और उसकी कमजोरी ने दूसरों को सत्ता पर कब्जा करने का मौका दे दिया। इसके बाद आया खिलजी वंश का छोटा लेकिन बहुत ही असरदार दौर। जलाल उद्दीन ने इसकी स्थापना की, लेकिन इसे याद किया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के मिलिट्री कैंपेन्स और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए। इसका अंत भी उतना ही नाटकीय था, जो खुसरो खान के साथ समाप्त हुआ, जिसके शासनकाल में बहुत उथल-पुथल रही। फिर आया तुगलक वंश, जिसकी शुरुआत की गयाजुद्दीन तुगलक ने। ये वंश अपने बड़े और कभी-कभी थोड़े अजीब प्रोजेक्ट्स के लिए जाना जाता था। फिरोज शाह तुगलक को अक्सर इस वंश का आखिरी ताकतवर शासक माना जाता है। उनके बाद सल्तनत की पकड़ काफी कमजोर पड़ गई, जो अंदरूनी कलह का शिकार हो गई। और दिल्ली सल्तनत का आखिरी राजवंश था लोधी वंश, जिसकी स्थापना की बहलोल लोधी ने। इस वंश का अंत हुआ एक बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक घटना के साथ, पानीपत की पहली लड़ाई, जहां इब्राहिम लोधी एक नए आक्रमणकारी के हाथों हार गया। तो ये देखिए, दिल्ली सल्तनत का पूरा दौर एक नज़र में। गुलाम, खिलजी, तुगलक और लोधी। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है सत्ता बदलने की रफ्तार। मतलब हर कुछ दशकों में एक नया राजवंश उभर रहा था। इससे पता चलता है कि वो दौर कितना अस्थिर और कॉम्पिटिटिव रहा होगा। हर एक का अंत असल में किसी दूसरे की शुरुआत के लिए मंच तैयार कर रहा था। इब्राहिम लोधी की हार ने भारत में एक नए और शायद सबसे शानदार युग का दरवाजा खोला। वो युग था मुगल साम्राज्य का। मुगल ये सिर्फ एक वंश का नाम नहीं था, ये एक पूरे दौर की पहचान था, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप की कला, संस्कृति और राजनीति पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज भी नजर आती है। इसकी शुरुआत की बाबर ने, जो एक महत्वाकांक्षी विजेता था, और इस विशाल साम्राज्य का अंत हुआ बहादुर शाह द्वितीय के साथ, जो 1857 के विद्रोह के बाद देश से बाहर एक निर्वासित सम्राट के रूप में मरे। सोचिए, एक विजेता की महत्वाकांक्षा से शुरू होकर एक निर्वासित की बेबसी पर खत्म होना। शुरुआत और अंत के बीच का ये कॉन्ट्रास्ट जबरदस्त है। तो इन सभी राजवंशों के उठने और गिरने की कहानियों को देखने के बाद हम सीखते क्या हैं? इतिहास के इस चक्र से आखिर बचता क्या है? अगर हम एक कदम पीछे हटकर देखें तो एक साफ पैटर्न उभरता है। कोई भी साम्राज्य, चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, हमेशा के लिए नहीं रहता। सत्ता की नींव हमेशा एक मजबूत और महत्वाकांक्षी इंसान रखता है, लेकिन वो ताकत समय के साथ या तो फीकी पड़ जाती है या बाहरी चुनौतियों का सामना करती है। और एक राजवंश का अंत कभी भी कहानी का अंत नहीं होता। ये तो बस एक नए चैप्टर का रास्ता खोलता है। ये इतिहास का एक लगातार, कभी न खत्म होने वाला चक्र है। और अंत में यह सवाल हम सब के लिए रह जाता है, इन महान राजवंशों की विरासत, उनकी शानदार सफलताएं और उनकी दुखद विफलताएं, इनसे आज के समय में हम लीडरशिप, समाज और शायद अपनी खुद की महत्वाकांक्षाओं के बारे में क्या सीख सकते हैं? इस पर सोचना तो